का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें देखिए हमने पढ़े थे सूचक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूचकों के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, जिसमें हमने हल्दी और लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था कि संश्लेषित सूचक भी होते हैं, जिसमें हमने मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें देखिए हमने प्राकृतिक सूचकों के बारे में तो पूरा डिटेल में पढ़ा था कि जो हल्दी है और लिटमस पत्र जो होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, ये तीनों देखिए हल्दी, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, ये होते हैं तीनों प्राकृतिक सूचक। और इन पर अम्लों और क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। और ये हमने पढ़ा था कि संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जो कि मानव निर्मित सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों से बनाए जाते हैं, और संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित सूचक होते हैं। ये जो सूचक होते हैं संश्लेषित सूचक, ये किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से नहीं बनाए जाते हैं, ये फैक्ट्रियों में या फिर लेबोरेटरीज में मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमने हल्दी और लिटमस पत्रों के बारे में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था, और ये भी पढ़ा था कि इन पर अम्लों और क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन के बारे में हमने ये नहीं पढ़ा था कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन पर अम्लों और क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन पर अम्लों और क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले हम ये जो लिटमस हैं, लिटमस पत्र, इनसे अलग लिटमस विलयन भी होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिटमस विलयन जो कि आपके सिलेबस में है, यहाँ से हमने पढ़ा था। लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। तो लिटमस विलयन जो होता है वो होता है बैंगनी रंग का, जो कि नीला होता है। जो ये लिटमस विलयन होते हैं ये भी 2 रंगों के होते हैं, एक तो लाल लिटमस विलयन, जैसे लाल लिटमस पत्र होता है ऐसे ही लाल लिटमस विलयन होता है, और एक होता है नीला लिटमस विलयन। तो देखिए जो लाल लिटमस विलयन होता है वो लाल रंग का होता है, और नीला लिटमस विलयन जो होता है वो होता है बैंगनी रंग का। अब हम ये पढ़ेंगे कि लाल लिटमस विलयन पर और नीले लिटमस विलयन पर अम्ल और क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। लाल लिटमस विलयन के साथ अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि लाल लिटमस विलयन के साथ अगर अम्ल डाला जाता है तो यह लाल ही रहता है, मतलब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल लिटमस विलयन जो है उसमें अगर अम्ल डाला जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके रंग पर, यह लाल ही रहता है। इसके बाद लाल लिटमस विलयन में अगर हम क्षारक डालेंगे तो लाल लिटमस विलयन जो है नीले रंग का हो जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नीले लिटमस विलयन के बारे में। नीला लिटमस विलयन जो है उसका नाम तो नीला है लेकिन वो बैंगनी रंग का होता है। नीला लिटमस विलयन जो है वो बैंगनी रंग का होता है। और लाल लिटमस विलयन है, इसमें अगर हम क्षारक डालते हैं तभी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये नीला हो जाता है। अम्लों का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो नीला लिटमस विलयन है इस पर अम्लों और क्षारकों का दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादातर नीले लिटमस विलयन का ही प्रयोग करते हैं। नीला लिटमस विलयन जो है वही ज़्यादा उपयोग में आता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो नीले लिटमस विलयन के बारे में बताया है, जो कि बैंगनी रंग का होता है। नाम नीला है लेकिन इसका रंग जो है बैंगनी रंग होता है। तो नीला लिटमस विलयन जो है उसके साथ अगर अम्ल डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है।
नीले लिटमस विलेन पर अगर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, और नीले लिटमस विलेन के साथ अगर क्षारक को डाला जाता है तो नीला लिटमस विलेन जो है वो नीला रंग का हो जाता है। देखिए इसका जो रंग है वह है बैंगनी, ये याद रखना है, इसका रंग बैंगनी है। अगर इसमें अम्ल डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, और अगर क्षारक डाला जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। ये दोनों के प्रभाव को बताता है। इसमें अगर अम्ल डाला जाता है तो लाल हो जाता है, और अगर क्षारक डाला जाता है तो नीला हो जाता है। दोनों के प्रभाव में इसका जो है रंग बदल जाता है। इसलिए जो नीला लिटमस विलेन है उसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। लाल लिटमस विलेन पर देखिए सिर्फ क्षारक का प्रभाव पड़ता है। क्षारक अगर डाला जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है, और जो अम्ल डालते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लाल ही रहता है। तो इसका उपयोग कम होता है, लाल लिटमस का उपयोग कम होता है, और नीले लिटमस विलेन का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि इस पर दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये आपको याद हो गया होगा नीले लिटमस और लाल लिटमस विलेन पर अम्लों और क्षारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो लिटमस विलेन है ये भी प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक सूचक हैं, क्योंकि ये भी पौधे से ही प्राप्त किए जाते हैं। पौधों, ये जो है थैलोफाइटा समूह के जो लीचेन पौधा है उससे ये लिटमस विलेन निकाला जाता है, और ये है प्राकृतिक सूचक। लिटमस विलेन जो है वो भी प्राकृतिक सूचक है, तो यहाँ पर ये भी प्राकृतिक सूचक है। अब हम आते हैं संश्लेषित सूचकों पर। तो देखिए संश्लेषित सूचक में पहले हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज रंग का होता है, संतरी रंग का। यहाँ पर ये देखिए मैंने लिख दिया है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो होता है ऑरेंज कलर का, संतरी रंग का होता है मिथाइल ऑरेंज। और इसके साथ जब अम्ल मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है लाल, और जब मिथाइल ऑरेंज के साथ क्षारक मिलाया जाता है तब इसका रंग हो जाता है पीला। इसी तरह दूसरा आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है वो रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ये पानी की तरह होता है, रंगहीन। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि फिनोफ्थलीन जो है वो रंगहीन होता है, फिनोफ्थलीन। और फिनोफ्थलीन के साथ जब अम्ल मिलाया जाता है तो ये रंगहीन ही रहता है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है फिनोफ्थलीन के साथ अगर क्षारक मिलाया जाता है तो फिनोफ्थलीन का रंग जो है गहरा गुलाबी हो जाता है, मैजेंटा कलर हो जाता है। तो ये दोनों सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है, फिनोफ्थलीन पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है और क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आते हैं 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। तो 2.1.1 है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। तो इनको देखिए, ये हमने एक टेबल बना ली है, ये एक सारणी है 2.1, और इसमें ये हमने लिख लिया है विलेन का नमूना, लाल लिटमस विलेन, नीला लिटमस विलेन, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। और यहाँ पर 4 लिए हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। 4 अम्ल लिए हैं। इनके पीछे देखिए यहाँ पर अम्ल लिखा है, तो ये पहचान है इनकी, अम्लों के नाम में अम्ल जरूर आता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनके नाम में हाइड्रोक्साइड आता है वो होते हैं क्षारक। तो ये है क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं क्षारक। और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक हैं। तो हमें 4 अम्ल लेने हैं, 4 लेने हैं क्षारक, और एक टेबल बना लेनी है इस तरह की। और इसमें देखिए लाल लिटमस विलेन लेना है, नीला लिटमस विलेन लेना है, फिनोफ्थलीन लेना है और मिथाइल ऑरेंज लेना है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, यहाँ तक ऐसे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर जो अम्ल हमें दे रखे हैं
उनका नाम लिख देंगे। जैसे अम्लों के नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे HCl लिख दिया हमने और HNO3 लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, तो ये 4 हम अम्ल लिख लेंगे, CH3COOH। इसके बाद हमें क्षारक दे रखे हैं NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2, NH4OH, ये हमें क्षारक दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो हैं अम्ल, इतने तो हैं अम्ल, और ये जो है ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये 4 नहीं है, ये है 5 है ये क्षारक। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया है कि लाल लिटमस पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है, नीले पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब लाल लिटमस विलेन के साथ अगर अम्ल मिलाए जाते हैं तो वह उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था लाल लिटमस विलेन में अगर अम्ल मिलाए जाते हैं तो लाल ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल लिटमस विलेन में अगर क्षारक मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। तो यहाँ पर लाल लिटमस विलेन में अगर अम्ल मिलाया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका भी नहीं पड़ेगा और इसका भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्षारक मिलाए जाते हैं लाल लिटमस विलेन के साथ तो ये नीला हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीला, सब में नीला हो जाएगा। इसके बाद नीले लिटमस विलेन में अगर अम्ल डाले जाते हैं तो लाल हो जाता है। 1 2 3 4, तो ये चारों अम्लों से ये लाल हो जाएगा। और अगर क्षारक मिलाए जाते हैं, नीला लिटमस विलेन देखिए मैंने पहले ही बताया था कि बैंगनी रंग का होता है, नीला लिटमस विलेन जो है बैंगनी रंग का होता है। उसके साथ अगर अम्ल मिलाए जाते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, और अगर क्षारक मिलाए जाते हैं तो नीला रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ये सब क्षारक हैं तो इनसे ये नीला रंग का हो जाएगा, नीला 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 और नीला। इसके बाद हम आते हैं फिनोल्फ्थालीन पर। अब फिनोल्फ्थालीन जो है वो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, मतलब वो पानी की तरह होता है, रंगहीन। अगर फिनोल्फ्थालीन के साथ अम्ल मिलाया जाता है तो उसका कोई असर नहीं होता है, और अगर क्षारक मिलाए जाते हैं तो गहरा गुलाबी रंग हो जाता है, गहरा गुलाबी। तो ये सब में इन 5 से इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर अम्लों को मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। लेकिन अगर क्षारकों को मिलाया जाएगा तो इसका रंग पीला हो जाता है। यहाँ से देखिए पीला हो गया। तो इस तरह से हमने ये टेबल जो है वो भर दी है। तो आपको भी अपनी नोटबुक में ये सब नोट कर लेना है जो मैंने लिख दिया है। ये सब अच्छे से साफ साफ आपको नोट कर लेना है और नोट्स बना लेने हैं। आपको एक अलग से कॉपी लेनी है और उसमें जो जो मैंने नोट करवाया है वो आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इन सूचकों के अलावा, मतलब जो ये सूचक होते हैं जिनके रंगों में परिवर्तन आता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो सूचक हमने पढ़े हैं ये बताते हैं रंग में परिवर्तन के द्वारा। ये चारों सूचक, ये और लिटमस पत्र, ये हमने पढ़े हैं। ये रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। मतलब कोई भी अगर अम्ल या क्षारक इनके साथ मिलाया जाता है तो इनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। इससे हमें पता लगता है कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में भिन्न हो जाती है। मतलब अगर इनके साथ अम्ल डाले जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं कि उनके साथ अगर अम्ल डाले जाते हैं या क्षारक डाले जाते हैं तो उनकी जो गंध है, उनकी जो महक है, सुगंध है, वो बदल जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो देखिए गंधीय सूचक जो होते हैं वो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं।
जैसे हम तो रंगों में परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो ये गंधीय सूचक होते हैं ये आवश्यक होते हैं। उन्हें अगर पता लगाना है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है तो ये गंधीय सूचकों का उपयोग करते हैं। तो गंधीय सूचक जो है वो है प्याज और वनीला और लौंग, ये तीन है गंधीय सूचक। इन तीनों में अगर हम अम्ल डालते हैं तो इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर प्याज लेंगे, प्याज को काट लेंगे और उसमें अगर अम्ल डाल देंगे हम, तो प्याज की जो स्मेल है वो वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर वनीला जो है, वनीला या फिर लौंग, इसके साथ अगर अम्ल मिलाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्याज, वनीला, लौंग जमा अम्ल, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इनकी जो गंध है वो वैसी की वैसी रहती है, जैसे प्याज की है वैसी की वैसी रहती है, वनीला की है वैसी की वैसी गंध रहती है, लौंग की जो गंध है वो भी वैसी की वैसी रहती है अगर इनके साथ अम्ल मिलाया जाता है। लेकिन अगर इनके साथ क्षारक मिलाया जाता है तो इनकी जो गंध है वो खत्म हो जाती है, गंध खत्म हो जाती है। तो ये है गंधीय सूचक जिनकी गंध से हमें पता लगता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो ये जो क्रियाकलाप 2.1 है, बारीक कटी हुई प्याज लेंगे और साफ कपड़ा लेंगे, उसमें इस प्याज को लपेट देंगे और प्लास्टिक के एक थैले में रखकर पूरी रात फ्रिज में रख देंगे। अब दूसरे दिन हम निकालेंगे तो जो कपड़ा है उसमें प्याज की स्मेल आ जाएगी, प्याज की जो गंध है वो आ जाएगी। तो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालेंगे या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालेंगे तो हमें उनका अंतर सूंघ कर पता लगाना है। प्याज की स्मेल वाले कपड़े पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो उसको सूंघ कर देखना है। फिर प्याज की गंध वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन की कुछ बूंदें डालेंगे, फिर उसको सूंघ कर देखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें अगर डालते हैं तो उसकी गंध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन की कुछ बूंदें अगर डालते हैं तो गंध खत्म हो जाती है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उसकी गंध पुनः जांचिए। देखिए, दोनों टुकड़ों को अगर जल से धोएंगे और फिर उनकी गंध सूंघेंगे तो पहले की तरह ही प्याज की स्मेल आएगी, क्योंकि उसके ऊपर से अम्ल और क्षारक तो धो दिया है हमने। बची जो गंध है वो प्याज की गंध है। तो दोनों टुकड़ों को अगर जल से धो देंगे तो उसकी गंध पहले की तरह ही आती है। इसी तरह अपने प्रेक्षणों को लिखिए, और ये जो प्रेक्षण है और ये जो क्रियाकलाप है ये वनीला और लौंग का तेल इनके साथ भी कीजिए। तो ऐसा ही होता है, अगर हम वनीला पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन की कुछ बूंदें डालेंगे तो उसकी गंध बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हम लौंग का तेल लेंगे और लौंग के तेल में भी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालेंगे तो लौंग का तेल जो है उसमें से जो खुशबू आती है, वो जो खुशबू है वो गंध है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके परीक्षण के आधार पर वनीला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? तो तीनों को ही गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। वनीला, प्याज और लौंग के तेल को, तीनों को ही गंधीय सूचक की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए, ये हमने पढ़ लिए हैं सूचक। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सूचकों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमने संश्लेषित सूचकों के बारे में पढ़ा है, और प्राकृतिक सूचक जो हैं, जो कि विलेन है, लाल लिटमस विलेन और नीला लिटमस विलेन, इसके बारे में भी पढ़ा है। और हमने गंधीय सूचक के बारे में भी पढ़ा है। ये जो है प्याज, वनीला, लौंग, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और क्षारक से गंध खत्म हो जाती। तो ये
भी यहाँ पर एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि आप नोट कर सकें। तो ये मैंने लिख दिया है। प्याज, वनीला, लौंग का तेल, इस पर अगर अम्ल डाला जाता है तो इनकी गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्याज, वनीला और लौंग का तेल अगर इनके साथ क्षारक मिलाया जाता है तो इनकी गंध जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ तक हमने सभी सूचकों के बारे में पढ़ लिया है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको सूचकों के बारे में समझ आ गया होगा कि किस सूचक पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।